क्या कभी अटलांटिक महासागर के मध्य में एक विशाल और विकसित सभ्यता फली फूली थी? यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा किए गए वर्णन से ऐसा लगता है कि अटलांटिस की सभ्यता उस युग की एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यवस्था थी जिसकी स्वर्ग से तुलना करना अतिशयोक्ति न होगी। आखिरकार अटलांटिस वासियों को किस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी थी? क्या यूनान में पुरातात्विक खुदाई में निकला शहर आक्रोतिरी ही अटलांटिस का खोया हुआ शहर है? क्या प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन सिर्फ एक कहानी ही है? नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में इन्हीं रहस्यों के ताने बाने में लिपटी कहानी अटलांटिस द्वीप का रहस्य की चर्चा करने जा रही हूँ। इसके लिए आप पूरी कहानी को सुनिए, पूरा सुनिए। 3,500 साल पहले की एक शाम अटलांटिस द्वीप पर बसा हुआ नगर हमेशा की तरह दिन भर का कामकाज समाप्त करके रात बिताने की तैयारियां कर रहा था। नगर की पतली गलियां हंसते और आपस में बात करते नागरिकों से भरने लगी थी। औरतें अपने घरों के दरवाजे पर बैठी गप्पे मार रही थीं। वातावरण शांत था और मौसम का मिजाज भी अनुकूल ही था। अचानक पूरे नगर को एक विचित्र तरह की गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया। द्वीप के आसपास का समुद्र शीशे का रंग का हो गया और धरती की गहराइयों से थरथराहट की दबी दबी आवाज़ें आने लगी। पहले ये आवाज़ रुक रुक कर आई, फिर लगातार सुनाई देने लगी। द्वीप निवासी घबरा गए। उन्हें डर था कि उनके द्वीप का 5,000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी फटने ही वाला है। उन्हें लगा कि धरती हिला देने वाली ताकतों का मालिक उनका देवता लंबी निद्रा से जागने वाला है। इतना समझने के बाद भी अटलांटिस द्वीप के वासी यह नहीं समझ पाए कि पृथ्वी के गर्भ से आने वाली ये आवाज़ें उनके द्वीप, उनके नगर और उनकी समूची सभ्यता के विनाश की आहटें हैं। और पहले दम घोट देने वाला गहरा धुआं उठा, फिर सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा हुई और इसके बाद चारों तरफ आग उड़ने लगी। ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट गया। वह लाखों टन की ठोस चट्टानों की वर्षा करते हुआ अपनी ही जगह पर धंस गया, जिसकी वजह से एक 37 मील लंबा चौड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढा का भरने के लिए समुद्र की लहरें चारों ओर से टूट पड़ीं। आज के वैज्ञानिकों व ज्वालामुखी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 500 से 1,000 परमाणु बमों की ताकत के बराबर विस्फोट क्षमता से वह ज्वालामुखी फटा होगा। काली राख की वर्षा के कारण उस समुद्र का आकाश पर कई सप्ताह तक रात जैसा अंधेरा बना रहा। उस राख के अवशेष आज भी बचे खुचे द्वीप पर देखे जा सकते हैं। इस बचे हुए द्वीप का प्राचीन समय में यूनानियों ने केलिट का नाम दिया था, ईस्ट का नाम दिया था। अटलांटिस द्वीप के ऐतिहासिकता का केवल एक ही सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने शिष्यों के साथ बातचीत में इस द्वीप, उसकी सभ्यता और उसके विनाश के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का नगर तरह तरह की कीमती वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के जानवरों और मवेशियों, तांबे की मिश्र धातु व अनेक अन्य खनिज पदार्थों से भरा हुआ था। पूरा शहर 5 खंडों में बटा हुआ था जो वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित थे। इसके विभिन्न बंदरगाह नहरों द्वारा जुड़े हुए थे। शहर के बीच में एक विशाल महल व मंदिर था। इन दोनों के शीर्ष सोने व चांदी से मढ़े हुए थे। सोने के बने हुए 7 पंखदार घोड़ा के रथ पर सवार इस शहर का देवता पोसीडॉन मंदिर में स्थापित था। भूकंप के इस देवता की पूरे नगर में पूजा की जाती थी। प्लेटो के वर्णन में आगे बताया गया है कि हर विकसित सभ्यता की तरह अटलांटिस के पतन के दिन भी आए और वहाँ के निवासी
साम्राज्य, शक्ति और धन्य धान्य की पूजा करने लगे। अटलांटिस की फौज आक्रमण और युद्ध के अभियान पर निकल पड़ी। उन्होंने भूमध्य सागर की तटवर्ती बस्तियों के निवासियों को अपना गुलाम बना लिया, लेकिन एथेंस वासियों के सामने उनकी एक न चली। एथेंस की फौज ने अटलांटिस की फौजों को हराकर भगा दिया, परंतु अटलांटिस के नैतिक पतन का दंड फिर भी अधूरा था। इसके बाद भीषण भूकंप और बाढ़ों ने एक ही रात में अटलांटिस को अपने आगोश में लेकर तबाह कर दिया। प्लेटो ने लिखा है कि 12,000 साल पहले जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य के आसपास अटलांटिस का अस्तित्व था। यहीं से शुरू होती है अटलांटिस की लुप्त सभ्यता के रहस्य की कहानी। प्लेटो की बातचीत में अटलांटिस की कहानी मुख्य रूप से उनके भतीजे क्रिटियास द्वारा सुनाई गई थी, जिसके बारे में स्वयं प्लेटो के गुरु सुकरात ने कहा था, यह एक तथ्य है, न कि केवल कहानी। क्रिटियास का यह भी दावा था कि उसने यह कहानी अपने परबाबा ड्रोपिडस से सुनी थी और ड्रोपिडस ने इसे यूनानी सभ्यता में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध सोलन से सुना था। सोलन को सबसे विख्यात विधि निर्माता तथा यूनान के 7 महान संतों में सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। सोलन 640 ईसा पूर्व से लेकर 558 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। इसके 200 वर्ष बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी। सोलन का कहना था कि उसने यह कहानी ईसा से 590 वर्ष पूर्व मिस्र की एक पुजारी से सुनी थी। सोलन ने इस महान कहानी से प्रभावित होकर इसका अनुवाद यूनानी भाषा की कविता में किया। इससे लगता है कि यूनानी में पहले मिस्रियों को भी अटलांटिस के अस्तित्व का ज्ञान था। यूनानियों से पहले मिस्रियों को भी अटलांटिस के अस्तित्व का ज्ञान था। प्लेटो ने वर्णन किया है कि ऐतिहासिक कम दार्शनिक अधिक है। प्लेटो का किया गया वर्णन ऐतिहासिक कम और दार्शनिक अधिक लगता है। वह एथेंस के वैभव और गरिमा से अधिक प्रभावित जान पड़ता है। अटलांटिस का अस्तित्व उस समय और भी रहस्यपूर्ण हो गया जब प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस मात्र काव्यात्मक कथा ही माना। इसे सिर्फ एक काव्यात्मक कथा ही माना, लेकिन ईसा से 300 वर्ष पूर्व प्लेटो के प्रथम व्याख्याता क्रेंटर ने अटलांटिस के वर्णन को तथ्यात्मक करार दिया है। कहा जाता है कि क्रेंटर के कुछ शताब्दी बाद दार्शनिक पासिडोनियस 135 से 50 ईसा पूर्व ने प्लेटो के वर्णन को केवल एक कथा मात्र मानने से इनकार कर दिया, और इस तरह पूरी 23 शताब्दियों से आज तक अटलांटिस का रहस्य इसी तरह विवादों में घिरा रहा है। अटलांटिस के बारे में धार्मिक पुजारियों, काले जादू के विशेषज्ञों तथा अफवाहबाजों ने तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी हैं। किसी ने कहा कि अटलांटिस के पैरों में सोने के फल लगते थे, तो किसी ने कहा कि वहाँ की नहरों से दूध और शहद बहता था। प्लेटो को विश्वास था अटलांटिस द्वीप अटलांटिक के बीच में ही था। प्लेटो का समर्थन करने वाले आधुनिक विद्वानों का मत है कि अजोरस, केप वेर्डे आइलैंड, केंड्रीज तथा मेडीरा की चोटियाँ अटलांटिस द्वीप की ही थीं, जो एशिया और अफ्रीका के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा था। 15वीं शताब्दी के यूरोपीय अन्वेषकों ने कल्पना के आधार पर ही अटलांटिस को अपने नक्शों में शामिल कर लिया। हर नई खोज को अटलांटिक लिखने की आदत बन गई। अटलांटिस में लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि 19वीं शताब्दी तक अटलांटोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा की स्थापना के दावे किए जाने लगे, और इस विज्ञान के सबसे प्रमुख अध्येता थे इग्नेशियम डोनली नामक अमेरिकी राजनीतिक, जो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य भी थे। सन 1882 में डोनेली ने अटलांटिस द एंटीडिल्यूवियन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जो रातों रात बेस्ट सेलर बन गई।
डानेली ने अपना सिद्धांत अमेरिका की कोलंबस पूर्व सभ्यता तथा प्राचीन मिस्र संस्कृति के बीच कुछ समानताओं के आधार पर गढ़ा। पिरामिडों के निर्माण, मम्मी बनाने की कला, 365 दिन के कैलेंडर तथा बाढ़ों की परंपरा देखते हुए डोनेली ने साबित किया कि उक्त दोनों सभ्यताएं अटलांटिस की ही देन थीं। अटलांटिस के नष्ट हो जाने के बाद उसके पूर्व और पश्चिम में अलग अलग सभ्यताओं ने जन्म ले लिया। डोनेली ने अपनी सामग्री पुरातत्व, मिथक, भाषा, भूविज्ञान, जंतु व जीव विज्ञान से प्राप्त की। अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए डोनेली ने इन विज्ञानियों से तर्क लेकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग करके उक्त सिद्धांत का ताना बाना बुन लिया और आज भी डानेली के बहुत से समर्थक मौजूद हैं। परंतु डानेली के सिद्धांत का यह केंद्रीय विश्वास था कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर के बीच में था, ठुकरा दिया गया है। आधुनिक समुद्रिक शास्त्र के ज्ञाताओं ने जांच करके पता लगाया है कि 3 करोड़ 60 लाख वर्ग मील की अटलांटिक महासागर की सतह पर अटलांटिस में आए वर्णित भूकंप का कोई चिन्ह नहीं मिलता। 12,500 मील लंबी एक ज्वालामुखी पर्वतमाला अवश्य महासागर में डूबी हुई है, लेकिन जहाँ यह पर्वतमाला समुद्र से निकलती है वहाँ अटलांटिस के डूबने की जगह बताई जाती है। सन 1912 में अमेरिका की एक सनसनीखेज पत्रकारिता ने अटलांटिस की कथा को पुनः नया जीवन प्रदान किया। 20 अक्टूबर को विलियम रूडोल्फ हर्स्ट ने न्यूयॉर्क अमेरिकन नामक अपने पत्र में एक मोटा शीर्षक प्रकाशित किया, सभी सभ्यताओं के स्रोत अटलांटिस को मैंने कैसे खोजा। इस खोज के लेखक का नाम था डॉक्टर पॉल स्लीमान, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे ट्राय के एक अन्वेषक हैं। डॉक्टर पॉल का कहना था कि उनके बाबा ने ट्राय की खोज के दौरान तांबे का एक विशाल घड़ा प्राप्त किया था, जिस पर खुदा था अटलांटिस के राजा क्रोनोस की ओर से उपहार। इसके अलावा भी डॉक्टर पॉल ने कई दावे किए, लेकिन यह कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक सनसनी पैदा करके रह गई। सन 1921 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रेडरिक शोडी ने अटलांटिस के रहस्य को खोजने की असफल कोशिश की। एक जर्मन पुरातत्वीय पत्रकार श्री डब्ल्यू सेराम ने हाल ही में इस विषय पर 20,000 ग्रंथ लिखे जाने का आंकड़ा पेश किया है। एक अमेरिकन अतींद्रियदर्शी तथा फोटोग्राफर एडगर साइके ने 1923 से 1944 के बीच तमाम लोगों को हिप्नोटाइज करके अतींद्रिय दृष्टि से अटलांटिस सभ्यता के चित्र प्राप्त किए, जो प्लेटो के वर्णन से मिलते जुलते थे। यद्यपि साइके ने प्लेटो के वर्णन को नहीं पढ़ा था। साइके के अनुसार अटलांटिस वासियों ने अणुशक्ति को अपने वश में कर लिया था, जो ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व विस्फोट का शिकार हो गई। साइके का इशारा था कि वर्तमान अमेरिका ही अटलांटिस है, क्योंकि वह मैक्सिको की खाड़ी तथा जिब्राल्टर के जलमडमरू के बीच स्थित था। सन 1868 में बहामा में डॉक्टर मेसन वेलेटाइन ने बहामा के जल की गहराइयों में गोता लगाकर कई मील तक फैली हुई विचित्र संरचनाएं देखीं। सन 1968 में उन्होंने ही नॉर्थ विमिनी के छोटे से द्वीप के पानी में कई 100 गज लंबी दैत्याकार दीवार देखी। 16 वर्ग फीट के पत्थरों से बनी हुई यह दीवार एक तरफ समकोण पर सीधी रेखा में 2 शाखाओं के रूप में बनी हुई थी। इस दीवार का संबंध सीधे सीधे अटलांटिस से जोड़ दिया गया। सन 1967 में प्रमुख पुरातत्व शास्त्री स्पाइरिडॉन मैरिनाटोस ने कैलेस्टी द्वीप के नीचे दबे सातोरिनी नामक प्राचीन नगर की खुदाई शुरू की। इसमें 2 साल पहले अमेरिकी वैज्ञानिक ड्रैगोस्लोव
इंकोविच तथा वीसी हीजन ने सातोरिनी पर आए 3500 वर्ष पुराने भूकंप की जानकारी दी और उसकी तुलना सन 1883 के अगस्त में ज्वालामुखी मात्रा में फटने वाले क्रोकाटाओ ज्वालामुखी से की। सातोरिनी पर फटे ज्वालामुखी ने क्राकोटुआ से 4 गुना अधिक विनाश किया था। इस द्वीप की खुदाई में जले हुए दांत तथा कुछ हड्डियां मिली हैं। सातोरिनी के अलावा समुद्रों के नीचे दबी हुई सभ्यताओं तथा भूखंडों के नीचे छिपे हुए नगरों का अस्तित्व भी पुरातत्व शास्त्री के विकास के साथ उभरता जा रहा है। इनके साथ अटलांटिस की कहानी में जरा भी समानता होने पर तुरंत दानों का संबंध जोड़ दिया जाता है। भारत के 2 महान महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत में भी इस तरह के वर्णन हैं जो अटलांटिस से मिलते जुलते हैं। लगता है कि वैज्ञानिक संभवतः सातोरिनी के खंडहरों का ही अटलांटिस के साथ अंतिम रूप से जोड़ देंगे। फिलहाल अटलांटिस की खोज जारी है। वो आज भी विश्व के अंतिम अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। धन्यवाद।